बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, कल हमने हाइड्रोजन के बारे में बोहर की थ्योरी डिस्कस की थी और बोहर की थ्योरी के 3 पास्टुलेट्स हमने डिस्कस किए थे। ब्रीफली उन पास्टुलेट्स को मैं सिंपली एक बार फिर बता देता हूं आपको कि अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी के इलेक्ट्रॉन जब किसी भी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है तो वो लाइट एमिट नहीं करता, इसलिए ऐसे ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट या स्टेशनरी स्टेट कहा जाता है। और दूसरे पास्टुलेट के अंदर बोहर ने इस चीज के बारे में बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट होगा वो ऑर्बिट कौन सा होगा। उसकी ये निशानी बताई कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर सकता है जिस ऑर्बिट के अंदर उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के बराबर होगा। ठीक है, ऐसा कोई भी ऑर्बिट नहीं होगा जिसके अंदर एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई या इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेटा। और तीसरे पास्टुलेट के अंदर बोहर ने इस बात की एक्सप्लेनेशन की कि किसी भी एटम में से लाइट एमिट क्यों होती है। उस पास्टुलेट के अंदर बोहर ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ फॉल करता है तो उसमें से लाइट एमिट होती है। बाकी इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है तो लाइट एमिट नहीं करता। ठीक है, और उसका फार्मूला भी हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट के अंदर फॉल करता है तो उसमें से जो फोटॉन एमिट करता है उसकी एनर्जी होती है Hi-HF, और उसे फार्मूला भी हमने एक बनाया था। और बोहर ने इस बात की भी एक्सप्लेनेशन दी थी कि जो एनर्जी एमिट होती है वो डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स के बराबर होती है। जैसे हमने कल देखा कि जो फोटॉन एमिट होता है उसकी एनर्जी HF-HI होती है, मीन्स दो ऑर्बिट्स के डिफरेंस ऑफ एनर्जी के बराबर एनर्जी एमिट होती है। और यही क्ल्यू दे रहा था बाल्मर के फार्मूले में। बाल्मर के फार्मूले में 1/p² माइनस 1/n² है। तो वहां पे भी देखिए फार्मूले में दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस आ रहा था, जो बोहर की थ्योरी में वो डिफरेंस दो ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी के डिफरेंस की सूरत में अपीयर हो रहा था। और बोहर ने इस बात की भी सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन दी कि डिफरेंट एटम्स का जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिफरेंट क्यों होता है, या उसमें से निकलने वाली जो लाइट होती है उसकी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी डिफरेंट क्यों होती है। तो उसका भी ये रीजन दिया कि डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर, डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर एनर्जी डिफरेंस डिफरेंट होता है, इसलिए ये फ्रीक्वेंसी और एनर्जी जो होती है वो मुख्तलिफ होती है बेटा। तो ये चीजें जो है वो आप कह सकते हैं कि बोहर ने इस बात को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्यों बनता है या उस स्पेक्ट्रम के अंदर लाइट एमिट एटम से क्यों होती है। अब इसके अंदर एक चीज ऐसी दी गई है जो पंजाब और केपीके के अंदर दी गई है लेकिन सिंध के अंदर नहीं दी गई। अब इसमें कनेक्शन दिया गया है बिटवीन डी ब्रोज हाइपोथेसिस और जो है बोहर की थ्योरी के पास्टुलेट्स के दरमियान रिलेशन दिया गया है, जो एक नई चीज है पंजाब के अंदर या केपी के अंदर। और यही चीज आपके पीएमसी के सिलेबस के अंदर एक्सप्लेन भी की हुई है कि ये चीज आपको क्वांटाइजेशन की सीखनी है बेटा। अब देखिए बेटा, बोहर के 3 पास्टुलेट्स हैं। फर्स्ट पास्टुलेट कहता है कि ऑर्बिट्स जो होते हैं वो ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं जिनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा जाता है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो लाइट एमिट नहीं करता। सेकंड पास्टुलेट कहता है कि ऑर्बिट वहां पे होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन नहीं कहा गया बेटा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई होगा।
तो ये जो दो ऑर्बिट्स है इनकी जस्टिफिकेशन है ही नहीं कि ये दो ये जो पास्ट्यूलेट्स हैं ये जस्टिफाई कहाँ से हो रहे हैं, या इनकी थ्योरेटिकल तो बात की है बोहर ने, लेकिन इनकी जस्टिफिकेशन कोई नहीं है कि ये पास्ट्यूलेट्स आए कहाँ से। जबकि जो तीसरा पास्ट्यूलेट है उसकी जस्टिफिकेशन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर आती है, क्योंकि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि जब लाइट इमिट होती है तो उसमें क्वांटा होते हैं और क्वांटा की एनर्जी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू होती है। एक क्वांटा की एनर्जी एच न्यू होती है, दो की 2h न्यू होती है। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल, इसको क्वांटाइजेशन कहा जाता है कि क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है। और यही बात कौन कहता है, यही बात बोहर का थर्ड पास्टुलेट कहता है कि पर्टिकुलर एनर्जीज वाली जो है वो लाइट इमिट होती है। मींस थर्ड पास्टुलेट्स की रूट्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की तरफ जा रही है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड पास्टुलेट्स की रूट्स जो है वो किस तरफ जा रही है, ये चीज दी गई है, एक नई दी गई है जो पंजाब और केपी के अंदर दी गई है, सिंध के अंदर ये बात नहीं की गई। तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड पास्टुलेट जो होता है उनकी रूट्स जो होती है वो किस तरह से वो जाती है डी ब्रोज हाइपोथेसिस की तरफ बेटा। अब इसकी रूट्स को समझने के लिए मैं वही पेज लगाता हूँ। किसी बच्चे ने मुझे आज सुबह सवेरे मैसेज किया कि सर आप बुक रीडिंग कर लिया करें। तो बेटा शायद उस बच्चे या तो वो क्लास नहीं लेता, या तो वो थोड़ा जो है वो उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे जो पिक्चर लगाता हूँ उसको रीड करता हूँ, बुक की है बेटा, वो मेरी तरफ से बनी हुई नहीं होती। अब शायद वो ये समझता है कि बुक रीडिंग का मकसद होता है मैं बुक हाथ में उठा के पढूं तो बुक रीडिंग है, बाकी यहाँ पे अगर उसकी पिक्चर लगा के पढ़ता हूँ तो वो बुक रीडिंग नहीं है। बेटा जो मैं पिक्चर यहाँ पे लगा के पढ़ के उसके ऊपर मार्क करता हूँ वो बुक का ही पेरा होता है, मेरा बनाया हुआ नहीं होता। तो बेटा थोड़ा तवज्जो से, कंसंट्रेशन से कि क्या हो रहा है, ठीक है। फिर इंडिविजुअली ये चीज फिर ये मुनासिब नहीं होती कि जो चीज हो रही है फिर आप उसको फिर मैसेज करोगे सर ये ऐसे नहीं हो रहा, ठीक है। तो देखिए बेटा अब इसको हम देखते हैं कि क्या कहती है डी ब्रोज हाइपोथेसिस और इनका आपस में रिलेशन क्या है बेटा। ये बेटा वही पास्टुलेट 3 लिखा हुआ है जिसकी जस्टिफिकेशन किस तरफ जाती है बेटा, जिसकी जस्टिफिकेशन जाती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की तरफ। इसकी थर्ड पास्टुलेट्स की जो रूट्स होती है बेटा, इसकी आप कह सकते हैं कि इसकी रूट्स जो होती है ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर है, ठीक है। जबकि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर बेटा इसकी रूट्स है, जबकि जो फर्स्ट और सेकंड है उनका क्या ताल्लुक होता है बेटा इसके साथ, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब ये पिक्चर मैं इसके ऊपर जो है वो आपको बता देता हूं। देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी बेटा, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका ऑर्बिट्स क्या होता है बेटा, उनका ऑर्बिट्स ऑर्बिट होता है बेटा सर्कुलर ऑर्बिट। ये मैं रेड कलर का ऑर्बिट बना रहा हूं और ये किसकी थ्योरी के मुताबिक है बेटा, ये अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी है बेटा, ठीक है। और ये इसका रेडियस बेटा है, इसका रेडियस है आर, ये अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी है। लेकिन बेटा डी ब्रो की हाइपोथेसिस क्या कहती है बेटा, डी ब्रो की हाइपोथेसिस हमें ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो लाइक अ वेव करता है। बेटा ये दो दिखाए गए हैं, ये बेटा सर्कुलर ऑर्बिट है अकॉर्डिंग टू द बोर, और ये इसका रेडियस है बेटा। जबकि अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोज हाइपोथेसिस के इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये रिवॉल्व करता है बेटा लाइक अ वेव, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन लाइक अ वेव रिवॉल्व करता है और उसकी ये इस तरह से वेव शेप्स बनती है। ये मुख्तलिफ वेव शेप्स दिखाए गए हैं और ये स्टेशनरी वेव्स बनाते हैं बेटा। ये जो बनाते हैं ये स्टेशनरी वेव्स बनाते हैं इस तरह से। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्टेशनरी वेव्स बनाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होती है बेटा, ये दी गई है
कि ये वेवलेंथ के बारे में दिया गया है बेटा, यहां से लेकर ये बेटा, ये जो है ये इसकी वेवलेंथ है। ठीक है, ये जो है वो वेवलेंथ है लेमडा। ये वेवलेंथ लेमडा है बेटा, इसकी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है। अब बेटा ये एक ऑर्बिट के अंदर है और ये दूसरे ऑर्बिट की वेवलेंथ दिखाई गई है। तो बेटा ये स्टेशनरी वेव्स की तरह ही होती है, जिस तरह से आपने स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के अंदर पढ़ा है कि अगर इस तरह से स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग हम लेते हैं, उसके अंदर इस तरह से स्टेशनरी वेव्स बनती है बेटा। ये हम फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते हैं, इस तरह से स्टेशनरी वेव्स बनती है, बिल्कुल इसी तरह से स्टेशनरी वेव्स बनती है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं बेटा कि अगर इसके अंदर ये वेवलेंथ है, इसके अंदर कितनी वेवलेंथ है बेटा, एन वेवलेंथ है। ठीक है, इसके अंदर ये जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ कितनी बन रही है, एन वेवलेंथ बन रही है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं बेटा कि अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगले, बेटा इस पूरे ऑर्बिट की लेंथ में कितनी वेवलेंथ बन रही है, एन लेमडा। बेटा इस पूरे ऑर्बिट की जो लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगी, एन टाइम्स लेमडा। इसका क्या मतलब बेटा, देखें अगर यहाँ पे आप देख लेते हैं कि यहाँ पे एक वेवलेंथ है और ये दो वेवलेंथ है या ढाई वेवलेंथ है, यहाँ पे एन वेवलेंथ है, तो बेटा पूरी इसकी जो ऑर्बिट की लेंथ है, इसके अंदर कितनी वेवलेंथ बन रही है, एन वेवलेंथ बन रही है। अगर एक वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर है और इसमें सपोज करें 10 वेवलेंथ बन रही है, तो पूरे ऑर्बिट की लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, 10 × 5 50 सेंटीमीटर। जैसे रोप होता है ना बेटा, उसके अंदर आप देखते हो ना कि अगर रोप के अंदर एन वेवलेंथ बन रही है तो रोप की लेंथ किसके बराबर होती है, एन टाइम्स लेमडा। अगर इसके अंदर दो वेवलेंथ बन रही है, हर एक वेवलेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो रोप की लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, दो वेवलेंथ बन रही है तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर इस ऑर्बिट को हम देखते हैं बेटा, इस ऑर्बिट का नंबर भी दिया हुआ है और ऑर्बिट कौन सा है, ये थर्ड ऑर्बिट है और ये कौन सा है, सिक्स ऑर्बिट है। तो सिक्स ऑर्बिट के अंदर कितनी वेवलेंथ बन रही है, एन मीन्स 6 और ये लेमडा बन जाएगा बेटा। तो ये हमारे पास आप कह सकते हैं कि ये पूरी ऑर्बिट की जो लेंथ होती है वो किसके बराबर होती है बेटा, एन लेमडा। ये कौन कहता है बेटा, ये कहता है अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगले हाइपोथेसिस बेटा। ठीक है, ये डी ब्रोगले की हाइपोथेसिस के मुताबिक ये ऑर्बिट की लेंथ जो होती है बेटा, ये किसके बराबर होती है बेटा, एन लेमडा के बराबर होती है। लेकिन बेटा बोहर क्या कहता है कि ऑर्बिट जो होता है वो सर्कुलर होता है। अगर ऑर्बिट सर्कुलर होता है तो उसकी लेंथ बराबर हो जाएगी सरकमफेरेंस के बराबर। ठीक है, डी ब्रोगले कहता है कि इसमें एन वेवलेंथ बनती है तो इसकी पूरी लेंथ हो जाएगी एन टाइम्स लेमडा, और बोहर कहता है कि इसकी लेंथ हो जाएगी सरकमफेरेंस के बराबर। ये हो जाएगा सरकमफेरेंस होता है 2πr के बराबर। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। और ये कौन कहता है, ये कहता है बोहर। बोहर के मुताबिक इस ऑर्बिट की लेंथ कितनी होती है बेटा, 2πr के बराबर, और डी ब्रो के मुताबिक इसकी लेंथ एन लेमडा है। बेटा जाहिर सी बात है, डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस ले या बोहर की हाइपोथेसिस ले, दोनों के अंदर ऑर्बिट की लेंथ तो सेम होनी है। तो कंपेयर करेंगे बेटा दोनों इक्वेशंस को। अगर कंपेयर करें दोनों इक्वेशंस को तो हमारे पास जो हो जाएगा बेटा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बेटा, दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा बेटा एन लेमडा इज इक्वल टू 2πr बेटा। ठीक है, तो हमारे पास जो लेमडा आ जाएगा बेटा, लेमडा किसके बराबर आ जाएगा, 2πr अपॉन एन, ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि लेंथ ऑफ द ऑर्बिट दोनों कंडीशन में हमें सेम मिलेगी बेटा। ठीक है, तो हमारे पास लेमडा किसके बराबर आ गई बेटा, ये जो लेमडा होती है ये लेमडा हो जाएगी 2πr अपॉन एन। ठीक है बेटा,
और n कौन सा होता है, क्वांटम नंबर होता है। अगर थर्ड ऑर्बिट है तो ये रेडियस बोहर्स रेडियस है 2 पाई इंटू बोहर्स रेडियस अपॉन क्वांटम नंबर, और अगर ये है तो 2 पाई आर इसका रेडियस और n लिखेंगे। इसका मकसद ये हुआ कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा वेवलेंथ कम होती जाएगी। आप देख रहे हैं बेटा, ये n3 में वेवलेंथ बड़ी है, n6 के अंदर वेवलेंथ क्या होती है, छोटी होती है बेटा। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं बेटा कि डी ब्रो की हाइपोथेसिस के मुताबिक, ठीक है, फ्रॉम डी ब्रोगले हाइपोथेसिस बेटा, डी ब्रोगले की हाइपोथेसिस क्या कहती है कि लेमडा जो होती है वो किसके बराबर होती है बेटा, h अपान p या इज इक्वल टू h अपान mv होती है। ठीक है बेटा, ये किसकी थ्योरी के मुताबिक है बेटा, डी ब्रो की हाइपोथेसिस के मुताबिक जो लेमडा होती है वो किसके बराबर होती है बेटा, h अपान mv। कंपेयर करें बेटा दोनों इक्वेशंस को, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 बेटा, दोनों को अगर कंपेयर करेंगे, दोनों में वेवलेंथ है बेटा इस साइड पे, दोनों में अगर वेवलेंथ है तो हमारे पास हो जाएगा बेटा 2 पाई आर, ठीक है बेटा, अपान n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपान एम बी हो जाएगा बेटा। अब अगर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें बेटा, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो ये हो जाएगा बेटा, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एम वी इस तरफ आएगा r इज इक्वल टू बेटा ये n इस तरह से हो जाएगा एन एच अपान 2 पाई। ठीक है बेटा, ये एम वी आर एंगुलर मोमेंटम के बराबर है h अपान 2 पाई बेटा। ठीक है, तो ये आ गया बेटा जो बोहर ने कहा था कि इंटीग्रल मल्टीपल किसका होता है बेटा, ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेटा एंगुलर, सॉरी इसका जो है वो h अपान 2 पाई का, तो ये हमारे पास आ गया बेटा। यहाँ पे l जो है ये एंगुलर मोमेंटम है बेटा। आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम को l से जाहिर किया जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा l इज इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई और l इज इक्वल टू n टाइम्स h कट बेटा। ये आप कह सकते हैं कि ये जो बोहर की थ्योरी में था, इसको आप कहाँ से प्रूव कर सकते हैं, इसको आप प्रूव कर सकते हैं यूजिंग डी ब्रो हाइपोथेसिस बेटा। तो ये बेटा ये रूट्स आप कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट जो होता है उसकी रूट्स किसके अंदर जाती है, उसकी रूट्स डी ब्रो की हाइपोथेसिस के अंदर जाती है, जबकि जो थर्ड जो इसका पोस्टुलेट है उसकी रूट्स किस तरफ जाती है, उसकी जाती है बिलोंग्स क्वांटम थ्योरी की तरफ बेटा। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं बेटा कि अगर हम देखते हैं तो ऑर्बिट्स के बारे में बोहर का कॉन्सेप्ट ये है कि ऑर्बिट सर्कुलर होंगे, जबकि डी ब्रो का कॉन्सेप्ट ये है कि ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा लाइक अ वेव, और जब इलेक्ट्रॉन लाइक अ वेव रिवॉल्व करेगा तो वो इसी तरह से स्टेशनरी वेव्स बनाएगा जिस तरह से स्टेशनरी वेव स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के अंदर बनती है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी, अगर ऑर्बिट सर्कुलर है तो उस ऑर्बिट की लेंथ बराबर हो जाएगी सरकमफेरेंस के बराबर, जो इक्वल टू 2 पाई आर होगा। और अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोज हाइपोथेसिस, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा किसी भी ऑर्बिट के अंदर तो जब वो स्टेशनरी वेव्स बनाएगा तो एन स्टेशनरी वेव्स बनाता है, तो वहां पे जो ऑर्बिट की लेंथ होगी वो n टाइम्स लेमडा होगी, क्योंकि अगर 10 वेवलेंथ बन रही है तो लेंथ इज इक्वल टू 10 इंटू मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ, एक वेवलेंथ होती है उसके बराबर। ठीक है, तो अगर उसको कंपेयर करेंगे तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से वेवलेंथ का फार्मूला आता है 2 पाई आर अपान एन। लेकिन डी ब्रोगले की हाइपोथेसिस कहती है कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर वेवलेंथ होती है h अपान 2 पाई, अगर इनको आपस में कंपेयर करेंगे तो लास्ट में हमें फार्मूला मिल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है,
NH/2 तो ये बेटा डी ब्रो की हाइपोथेसिस है, जिससे आप जो है वो इसके बारे में कह सकते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, अब ये हमारे पास डी ब्रोज इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर्स ऑर्बिट बेटा। डी ब्रो की हाइपोथेसिस के मुताबिक बोहर के ऑर्बिट की इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं बेटा? ये बुक का है, पंजाब के बुक का है, मेरा लिखा हुआ नहीं है, यही बुक रीडिंग है। एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बोहर्स थ्योरी, ठीक है बेटा, बोहर की थ्योरी के मुताबिक क्या कहा गया? देयर वाज नो जस्टिफिकेशन, देयर वाज नो जस्टिफिकेशन है बेटा, नो जस्टिफिकेशन फॉर द फर्स्ट टू पास्ट्यूलेट्स। बेटा दो पास्ट्यूलेट्स के बारे में कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं थी। वाइल पास्ट्यूलेट 3, बेटा ये जो थर्ड है मैंने ऊपर लिख दिया है, ये पास्ट्यूलेट इसके साथ पढ़ा हुआ था तो इसके बारे में मैंने लिख दिया है। हैड सम रूट्स इन प्लांक्स हाइपोथेसिस, इसकी रूट्स कहां से मिलती है? प्लांक्स हाइपोथेसिस। और किस तरह से मिलती है बेटा? कि जिस तरह से प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि जब किसी भी चीज से लाइट इमिट होती है तो इन फॉर्म ऑफ क्वांटा होती है, तो ये पास्ट्यूलेट भी वही कहता है कि जब लाइट इमिट होती है तो वो इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी डिफरेंस ऑफ टू ऑर्बिट्स होती है बेटा। लेटर ऑन विद द डेवलपमेंट ऑफ डी ब्रोज हाइपोथेसिस बेटा, some justification could be seen in the postulate 2 as explained below। ठीक है बेटा, तो ये देखें क्योंकि ये सेकंड postulate के अंदर दिया गया है, इसलिए बेटा इसकी जस्टिफिकेशन है। अब देखिए बेटा, ये स्टैंडिंग वेव कहा गया है, ये डी ब्रोगली की स्टैंडिंग वेव है, इलेक्ट्रॉन अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द बोहर ऑर्बिट। बोहर ऑर्बिट के सर्कमफेरेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन सी वेव्स बनाता है? स्टेशनरी वेव्स। Consider a string of length L as shown in the figure. If this is put in the stationary vibrations, बेटा stationary vibrations का मकसद है standing waves बेटा। We must have L is equal to n lambda। बेटा इसकी लेंथ किसके बराबर हो जाएगी? n टाइम्स lambda। यहाँ पे देखें बेटा, यहाँ पे वेवलेंथ बड़ी है और यहाँ पे वेवलेंथ क्या बन रही है? छोटी, क्योंकि वेवलेंथ जो होती है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्वांटम नंबर के, वेयर n इज एन इंटीजर बेटा। ठीक है, सपोज दैट द स्ट्रिंग इज बेंट इनटू सर्किल ऑफ रेडियस r। बेटा ये सपोज करें कि ये एक स्ट्रिंग की तरह है और उसको सर्किल में हमने बेंड कर दिया है, जिसके अंदर ये स्टेशनरी वेव्स बनती है बेटा। ठीक है, एज डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर n इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 6। तो बेटा अगर हम देखते हैं तो लेंथ अकॉर्डिंग टू द, ये लेंथ है बेटा, ये फार्मूला है और ये मैंने यहाँ पे भी कर दिया है, तो ये हो जाएगा MBR इज इक्वल टू NH/2 विच इज पास्ट्यूलेट 2 बेटा। ये पास्ट्यूलेट 2 की मैथमेटिकली बेटा फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कह सकते हैं बेटा। ठीक है, तो आप बोहर्स थ्योरी के पास्ट्यूलेट्स की रूट्स भी देख सकते हैं कि पास्ट्यूलेट्स की जो रूट्स होती है वो चली जाती है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी और डी ब्रो की हाइपोथेसिस की तरफ, और ये बेटा सिंध बोर्ड के अंदर नहीं दी गई, इसको आपने पंजाब से पढ़ना है बेटा। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा कि क्या बोहर की थ्योरी को इस्तेमाल करके हम बाल्मर का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, अब हम डेरिवेशन करते हैं बेटा, जबकि इससे पहले थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं कि बोहर की थ्योरी ने सक्सेसफुली हमें रीजन बताया था स्पेक्ट्रम का। बोहर की थ्योरी ने हमें यह बताया कि हाइड्रोजन को जब हम ट्यूब के अंदर रख के उसमें से कैथोड रेज पास करवाते हैं तो एक्चुअली उसमें होता ये है कि इलेक्ट्रॉन की आपको पता है इलेक्ट्रॉन बेटा आयोनाइजिंग पार्टिकल होता है, और इलेक्ट्रॉन जब किसी भी एटम के करीब से गुजरता है तो उस एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है, रिपल्शन से उनको लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट के अंदर ले जाता है। इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन या एक्साइटेशन का प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। तो जब हम हाइड्रोजन से कैथोड रेज पास करवाते हैं तो कैथोड रेज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में ले जाते हैं, इसलिए बेटा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं। केपी के अंदर एक बात लिखी हुई है जो किसी बच्चे ने रात मुझे भेजी
उसके अंदर एक टाइम लिखा हुआ है 10⁻⁻8 सेकंड। बेटा ये लाइफ टाइम होता है एक्साइटेड स्टेट का। ठीक है, कोई भी नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट जो होती है उसके अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन को भेजते हो तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट के अंदर सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड तक वेट करता है। उसके बाद वो स्पॉन्टेनियस जो है वो फॉल करता है अपने ओरिजिनल ऑर्बिट के अंदर। तो ये लाइफ टाइम है किसी भी नॉर्मल स्टेट का जो केपी के अंदर लिखा हुआ है बेटा। तो जब कैथोड रेज पास करवाते हैं इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से गुजरते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करवाते हैं, वो हायर ऑर्बिट में जाते हैं। हायर ऑर्बिट के अंदर वो 10⁻⁸ सेकंड तक रहते हैं। उसके बाद वो वापस आते हैं। जब वो वापस आते हैं तो जो एनर्जी वो जाते हुए लेके जा रहे थे वो आते हुए इमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, और उसकी वजह से हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनता है। ये सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन दी थी बोहर ने अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और बोहर ने हमें ये भी कहा था कि ये जो ऑर्बिट्स होते हैं उनके अंदर एनर्जी इमिट नहीं होती, या 3 पोस्टुलेट्स हम कल से 3-4 बार डिस्कस कर चुके हैं इस बात को बेटा। अब हम देखते हैं क्या बोहर की थ्योरी को इस्तेमाल करके हम बाल्मर का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन करते हैं कि क्या मैथमेटिकली भी बोहर की थ्योरी बाल्मर के फार्मूले को ड्राइव कर सकती है या नहीं। अगर मैथमेटिकली भी बोहर की थ्योरी बाल्मर के फार्मूले को ड्राइव करके दे सकती है, इसका मकसद है ये थ्योरी इतनी सक्सेसफुल है कि ये थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन भी देती है और ये मैथमेटिकली भी जस्टिफाई कर देती है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को। तो बेटा अब हम जाते हैं बाल्मर के फार्मूले को ड्राइव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो है वो बोहर्स थ्योरी बेटा। और इसको ड्राइव करेंगे बेटा हम थर्ड पोस्टुलेट से। ठीक है, अब इस थर्ड पोस्टुलेट के अंदर क्या कहा गया था बेटा, फ्रॉम थर्ड पोस्टुलेट बेटा। अब आप इसको इस तरह कर सकते हैं बेटा कि ये डेरिवेशन है। बाल्मर्स फार्मूला फ्रॉम बोहर्स थ्योरी बेटा। बोहर की थ्योरी से हम इसको ड्राइव करते हैं बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, सपोज करें बेटा इसको आप कह ले कि ये ऑर्बिट एन है और ये ऑर्बिट है पी बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसमें, हायर ऑर्बिट के अंदर है बेटा। ठीक है, यहाँ पे ऑर्बिट का नेम बेटा एन है और ये पी है बेटा। ये बेटा इस तरह से फॉल करता है लोअर ऑर्बिट के अंदर और ये फोटॉन इमिट करता है। इस फोटॉन की एनर्जी बेटा जब इसको आप कहोगे ई आई और इसको कहोगे बेटा ई एफ, डी एक्साइटेशन के अंदर। लेकिन अगर एक्साइटेशन होगी तो पी को ई आई कहोगे और एन को ई एफ कहोगे। तो बेटा ये हो जाएगी इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ बेटा। तो आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि इस फोटॉन की एनर्जी हो जाएगी बेटा ई आई माइनस हो जाएगी बेटा ई एफ बेटा। ठीक है, क्योंकि वहां पे बेटा ज्यादा एनर्जी होगी और नीचे जो होती है वो एनर्जी कम होगी बेटा। ठीक है, ये यहाँ पे भी थर्ड पोस्टुलेट के अंदर बेटा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बेटा कि एनर्जी जो होती है उसके बारे में यहाँ पे भी आप कह सकते हैं बेटा हाई एनर्जी स्टेट ई एन टू लोअर एनर्जी स्टेट। ये बेटा नजर नहीं आ रहा कौन सी, तो ये बेटा एनर्जी का फार्मूला यहाँ पे भी दिया हुआ है। इसी फार्मूले के हिसाब से हम करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई आई माइनस ई एफ बेटा। और आपको पता है बेटा एनर्जी जो होती है ये किसके इक्वल होती है बेटा, एच न्यू। देयरफॉर आप यहाँ पे लिखोगे एच न्यू इज इक्वल टू ई आई माइनस लिखोगे ई एफ बेटा। और एच न्यू किसके इक्वल होती है बेटा, ये हो जाएगा ई आई माइनस ई एफ अपॉन एच बेटा। इसको कर ले आप इक्वेशन ए।
कल मैंने आपको कहा था बेटा एच कट जो होता है वो होता है एच अपान 2 पाई। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि एच इज इक्वल टू 2 पाई एच कट डायरेक्ट कांस्टेंट होता है बेटा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ अपान 2 पाई एच कट, ये आ जाती है इक्वेशन बेटा बी। अब अगर हम बाल्मर्स फार्मूला फाइंड करना चाहते हैं बेटा, तो उस मकसद के लिए हमें पहले एनर्जी के फार्मूले पता होंगे। तो एनर्जी के फार्मूले जब यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा बेटा, बाल्मर का फार्मूला मिल जाएगा। तो बाल्मर के फार्मूले के लिए जरूरी है कि हम एनर्जी को कैलकुलेट करें, और एनर्जी के फार्मूले को कैलकुलेट करने के लिए जरूरी है कि आप रेडियस का फार्मूला कैलकुलेट करें, क्योंकि जब तक आप रेडियस का फार्मूला कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक आप एनर्जी का फार्मूला कैलकुलेट, रेडियस का फार्मूला फाइंड के रेडियस का फार्मूला क्या होता है, पानी दीजिए। तो रेडियस की बेटा कैलकुलेशन करते हैं कि रेडियाई जो होते हैं उनका फार्मूला क्या होता है बेटा। तो अब हम करते हैं बेटा बोहर्स रेडियाई, बेटा बोहर्स के रेडियाई के फार्मूले हम करते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, सपोज करें कि जब इस तरह से एटम होता है बेटा, ये हाइड्रोजन का एटम है और इसके अंदर सपोज करें इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो इस इलेक्ट्रॉन के पास बेटा आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अगर हम देखते हैं बेटा, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जीज कितनी होती है। ठीक है बेटा, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूक्लियस की, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। तो बेटा आप कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास दो एनर्जीज होती है। कौन सी, एक बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होने की वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, और एक मोशन की वजह से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आप कह सकते हैं कि इसके पास दो एनर्जीज होती है बेटा। तो सिंपली अगर आप देखते हैं कि कोई भी चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती है तो उसको पोटेंशियल एनर्जी होती है, और कोई भी चार्ज जो इस तरह से बेटा रिवॉल्व करती है या मूव करती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके पास कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो आप यहाँ पे करोगे बेटा कि इलेक्ट्रॉन के पास जो टोटल एनर्जी होती है बेटा, ये एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, प्लस हो जाएगी बेटा इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, जिसको यहाँ पे V से शो किया गया है, जबकि सिंध के अंदर ये एनर्जी T से जाहिर की गई है। बेटा मैं जनरली ये फार्मूला ड्राइव कर लेता हूँ, फिर एनर्जी को T से जाहिर करें या एनर्जी को V से जाहिर करें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ठीक है, या मैं इसको यहाँ पे दोनों को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से जाहिर कर लेता हूं बेटा। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन सी। अब देखिए बेटा, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर बेटा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेटा इसकी होती है हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। इसको कर ले आप इक्वेशन 1। और इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा, इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है के Q1 Q2 अपान R। ठीक है बेटा, आपको पता है कि यहाँ पे K जो होता है कांस्टेंट होता है, और चार्ज प्रोटॉन के पास चार्ज प्लस E होती है,
और इलेक्ट्रॉन के पास माइनस ई होती है अपान आर। ये आ गया फार्मूला। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या हुआ, इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर अपान आर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो स्केलर क्वांटिटीज होती है, जैसे पोटेंशियल है या पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसके अंदर हम चार्ज की सिंबल डालते हैं। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस के लिए कर रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने ई लिखा और निगेटिव चार्ज के लिए माइनस ई लिखा। और आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड होता है इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन है। और दूसरा रीजन ये भी होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है। जो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होता है उसकी एनर्जी निगेटिव होती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। पॉजिटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मींस वो इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर रिवॉल्व नहीं कर रहा। निगेटिव एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, इसका मकसद है वो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, वो न्यूक्लियस के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। क्योंकि निगेटिव एनर्जी का मकसद है टूवर्ड्स इनवर्ड होता है, तो ये ड्यू टू द अट्रैक्शन होती है। तो ये आप इसको कर ले, इक्वेशन कर ले 2। ठीक है। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करता है तो इसके ऊपर लगनी चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे क्या हो जाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, मींस कूलम्स फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो आप लिखोगे आल्सो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv स्क्वायर अपान आर। और इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, के ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। एक आर में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपान आर। ठीक है। अब आप इसको कर सकते हैं यहाँ पे कि वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी के ई स्क्वायर अपान एम इंटू आर। इसको कर ले आप इक्वेशन 3। 3 इक्वेशंस हमारे पास आ गई कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसकी स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी किसके बराबर होती है, के ई स्क्वायर अपान एम आर। छोटी छोटी चीजें ज्यादा होंगी बेटा, अगर कोई मैं मिस्टेक करता हूं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये इक्वेशन बड़ी बनेगी फिर हमें करेक्ट करना मसला होगा। ठीक है। छोटी छोटी चीजें सिंबल से ज्यादा आती है। तो वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया। अब अगर इसको वी स्क्वायर की वैल्यू आप रखते हो इक्वेशन 1 के अंदर, अगर इक्वेशन 1 के अंदर आप रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ये आ जाएगी। ठीक है बेटा, आप लिखोगे पुटिंग वी स्क्वायर इन इक्वेशन 1। ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा, के ई स्क्वायर अपान एम इंटू आर। एम में कैंसिल होता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये हो जाती है हाफ के ई स्क्वायर अपान आर। तो ये आ गई बेटा इक्वेशन हमारे पास, 5th इक्वेशन जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की आ गई। अब आपके माइंड में होगा कि एंट्री टेस्ट के अंदर डेरिवेशन तो नहीं आती, लेकिन डेरिवेशन से फार्मूले आ रहे हैं। डायरेक्ट अगर मैं फार्मूले लिखता तो आपको बात समझ में नहीं आती, इसके अंदर डिस्कशन के अंदर पॉइंट्स आती है, इसलिए मैं इनको ड्राइव कर रहा हूं। ध्यान से तवज्जो से सुने, इसको इस तरह से नहीं करें कि डेरिवेशन है कोई मसला नहीं इसका एंट्री टेस्ट से तल, लेकिन इसमें मैं पॉइंट्स बता रहा हूं कि जैसे मैंने कहा यहाँ पे निगेटिव का मतलब क्या है, क्यों निगेटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव आती क्या होता है, तो पॉइंट्स आती है, ध्यान से तवज्जो से। अब अगर हम करें कि टोटल एनर्जी फिर किसके बराबर होगी, अब हम करते हैं टोटल एनर्जी को। अगर टोटल एनर्जी करें तो देखें एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज आ रही है कि टोटल एनर्जी फिर किसके बराबर होगी,
टोटल एनर्जी हो जाती है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब आप इसके फार्मूलाज लिखें तो टोटल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी हाफ के स्क्वायर अपॉन आर प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला इक्वेशन 2 दे रही है आपको, माइनस के स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये माइनस के स्क्वायर अपॉन आर है, ठीक है, और वो है हाफ के स्क्वायर अपॉन आर। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा माइनस हाफ के स्क्वायर अपॉन आर। ये आ गया आपके पास टोटल एनर्जी का फार्मूला। और टोटल एनर्जी का फार्मूला आप देखें, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप टोटल एनर्जी को इस तरह से लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी बेटा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऑर्बिट के अंदर, तो आप कहोगे उसकी टोटल एनर्जी -1 है। टोटल एनर्जी -1 का मकसद होता है कि इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है। यहाँ पे निगेटिव साइन किस चीज को इंडिकेट करती है बेटा, कि निगेटिव साइन जो होती है वो कहती है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड। इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है बेटा, नॉट फ्री। ये फ्री नहीं है, क्योंकि फ्री की एनर्जी क्या होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होती है या पॉजिटिव होती है बेटा। तो आप कहोगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है वो 0 और ये एनर्जी पॉजिटिव होती है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री होता है उसकी एनर्जी 0 मानी जाती है, या उसकी एनर्जी जो होती है उसको पॉजिटिव माना जाता है। तो यहां से ये चीज आती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस, तो उसकी टोटल एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। अब आ जाए आगे। अब बेटा आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या कहता है। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला कहता है कि इलेक्ट्रॉन के पास एंगुलर मोमेंटम होगा mvr। ये हो जाएगी मेरे ख्याल में इक्वेशन 5। पहले पता नहीं कितने नंबर हम देके आए हैं, पहले हम देके आए हैं बेटा 5 देके आए हैं, तो ये हो जाएगी इक्वेशन 6 कि एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द जो कॉमन फार्मूला है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी चीज जब रिवॉल्व करेगी तो उसका एंगुलर मोमेंटम mvr है। लेकिन बोर्स थ्योरी कहती है कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो बराबर होता है nh/2π, या ये बराबर होता है nh कट के बराबर। अभी आप यहाँ पे इसको क्योंकि इसको ड्राइव करना है तो पहले बेटा आप बोर की लिख लें। बोर की थ्योरी कहती है कि एंगुलर मोमेंटम होता है nh/2π इज इक्वल टू nh कट। और अगर हम देखते हैं कि कॉमन फार्मूला कहता है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है mvr। अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा nh कट इज इक्वल टू mvr। इसको कर दे आप इक्वेशन 6 ताकि नंबर इक्वेशंस का कम हो सके। अब इन दोनों को करें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्यों करते हैं, इसलिए कि हमने जो वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड की हुई है ना वो स्क्वायर के अंदर हमने फाइंड की हुई है, कि वेलोसिटी की वैल्यू हमने जो फाइंड की हुई है इक्वेशन 3 के अंदर वो स्क्वायर के अंदर है। जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे खाली वेलोसिटी v आती है। अगर इसको स्क्वायर करें तो वो वैल्यू इस जगह पे हम रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर h कट स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास फार्मूला। अब आप इसके अंदर रखें वेलोसिटी की वैल्यू,
तो ये हो जाएगी हमारे पास एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, और वी स्क्वायर की वैल्यू रखें कि वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है के ई स्क्वायर अपान एम आर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू है के ई स्क्वायर अपान एम आर इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर, एक एम में जाएगा, आर में जाएगा, एम के ई स्क्वायर इंटू आर, इस तरह से हो जाएगा हमारे पास। अब आप इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, ये हो जाएगा एम के ई स्क्वायर, इस तरह से होगा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपान एम ई स्क्वायर के हो जाएगा। आपको पता है के की वैल्यू कौन सी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपान एम ई स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास रेडियस की वैल्यू एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि थर्ड डिवीजन के अंदर है, इज इक्वल अपान एम ई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपान हो जाएगा एम ई स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास रेडियस का फार्मूला। ये आ गया हमारे पास रेडियस का फार्मूला। और अगर इसमें वैल्यूज रखेंगे तो आप इसको कर सकते हो कि वैल्यूज रखने के बाद R1 इज इक्वल टू 0.53 है मेरे ख्याल में। बेटा 0.53 है ना, मुझे वैल्यू सही याद नहीं है, कमेंट कर दे। फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू है ना 0.53 इंटू 10⁻⁻10, सही है। 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये कहां से आती है बेटा, ये वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, ये आ जाती है। या अगर आप nth ऑर्बिट करेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर R1, मीन्स ऑर्बिट्स जो होते हैं ये क्वांटाइज्ड होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट का रेडियस 4 गुना ज्यादा होगा, थर्ड ऑर्बिट का 3 गुना ज्यादा होगा। ये आ गई हमारे पास रेडियस का फार्मूला। अब रेडियस का फार्मूला आप रखें टोटल एनर्जी के फार्मूले के अंदर। ये हमने यहाँ पे किया हुआ है। टोटल एनर्जी के अंदर अगर रेडियस का आप वैल्यू रखेंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। अब आ जाए कि कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। के एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं। आपको पता है कि एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी होती है माइनस हाफ के ई स्क्वायर अपान आर। अब इसकी वैल्यू रखें इसकी रेडियस की, तो एनर्जी हो जाएगी माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के किसके बराबर होता है, 1/4 पाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपान हम करेंगे रेडियस की वैल्यू। रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर एम ई स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास एनर्जी का फार्मूला। अब इसको करें सॉल्व, सिंपल सा फार्मूला हो गया हमारे पास, E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 4 32। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 32, क्योंकि 4 8 है 32, पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर
एच कट स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा पाए एन स्क्वायर सब आ गए, और एम चला जाएगा ऊपर, ई स्क्वायर पहले है, ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा ई पावर 4। ये हो जाएगा हमारे पास एनर्जी का फार्मूला, ठीक है। तो ये एनर्जी का फार्मूला है। अगर इसमें फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो फार्मूले के अंदर एनर्जी की वैल्यूज पुट करेंगे तो E1 आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको E0 भी कहा जाता है, ठीक है। इसको कहा जाता है E0 के ये जो है वो -13.6 है। अब अगर किसी भी ऑर्बिट के अंदर करेंगे E2 इज इक्वल टू हो जाएगा E0 अपॉन एन स्क्वायर, कि बेटा इनवर्स रिलेशन है लेकिन निगेटिव के साथ है। निगेटिव का मकसद है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, क्योंकि अगर जितना हम ऊपर जाएंगे क्वांटम नंबर बढ़ेगा, डिवीजन में फैक्टर जितना बढ़ेगा डिनोमिनेटर बढ़ेगा, आंसर छोटा आएगा, एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। और इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ई एन इज इक्वल टू E0 अपॉन एन स्क्वायर होगा। यहाँ पे निगेटिव साइन बताती है कि इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है। जब तक इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होगा तब तक उसकी एनर्जी निगेटिव होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 हो जाती है या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फ्री माना जाएगा। तो ये आप कह सकते हैं कि ये इसकी कह सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे रेडियस हम लें इन्फिनिटी, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इन्फिनाइट रेडियस में चला जाता है, इन्फिनाइट रेडियस में चला जाएगा तो उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी, मींस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन भी क्या माना जाएगा, फ्री माना जाएगा। अब इसी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप यहां से बाल्मर का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अब आखिरी बेटा स्टेप है, आखिरी स्टेप को हम कर सकते हैं कि देखिए बेटा डेरिवेशन ऑफ बाल्मर्स फार्मूला मैं सिंपली डिस्कस कर लेता हूं कि बाल्मर्स फार्मूला किस तरह से आएगा। आपको पता है फ्रीक्वेंसी का हमने फार्मूला पढ़ा था, ई आई माइनस ई एन, ठीक है, सॉरी ई एफ अपान हो जाएगा 2 पाई एच कट। अब अगर एनर्जी का फार्मूला हम देखते हैं तो एनर्जी का फार्मूला ये आ जाता है, ठीक है। एनर्जी का फार्मूला आ जाता है ME पावर 4 32 पाई स्क्वायर इक्वल टू ME पावर 4 अपॉन 32 ई स्क्वायर, सॉरी ई स्क्वायर नहीं है बेटा, 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर, पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर। अब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, ये आप कर ले कि ये nth ऑर्बिट है और ये pth ऑर्बिट है, तो इसके अंदर एनर्जी जो EI होगी, एनर्जी EI हो जाएगी माइनस है, माइनस हो जाएगी ME पावर 4 अपान हो जाएगा 32 और ऑर्बिट का नाम है n स्क्वायर, तो n स्क्वायर रख लें और ये हो जाएगा E स्क्वायर n स्क्वायर h कट स्क्वायर। और pth ऑर्बिट के अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ME पावर 4 अपान 32 p स्क्वायर, क्योंकि ऑर्बिट का नाम p है तो हम उसके अंदर n की जगह पे p रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h कट स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आप वैल्यू रखें यहाँ पे, अगर वैल्यू आप रखोगे यहाँ पे तो हमारे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी EI। EI हमारे पास कौन सा है, हायर ऑर्बिट है जो EN है, इसको आप यहाँ पे लिख लें, ये EI है और ये EF है। तो आप रखोगे यहाँ पे ME पावर 4 अपान 32
एन पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है, ये पाई स्क्वायर है बेटा। एक मिनट, मैंने यहाँ पे ये जो होगा हमारे पास ये पाई स्क्वायर कर दें, क्योंकि ये पाई की वैल्यू होगी, ठीक है। और ये जो होगा हमारे पास ये भी ये पाई होगा, क्योंकि हमने एन यहाँ पे लगा दिया है, तो इसको हम करेंगे पाई स्क्वायर, ठीक है। पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच कट स्क्वायर, माइनस हम करेंगे, ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा, ये भी माइनस है और ये भी हो जाएगा हमारे पास माइनस, माइनस हो जाएगा एम ई पावर 4 अपान अपान हो जाएगा 32 पी स्क्वायर पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपान हो जाएगा 2 पाई एच कट, इस तरह से हो जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो ये इसके साथ हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 × 34, ये हो जाएगा माइनस एम ई पावर 4 माइनस इंटू माइनस प्लस एम ई पावर 4, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अपान हो जाएगा हमारे पास 64, 2 × 32 64 पाई स्क्वायर पाई इंटू पाई पाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों के साथ आएगा। और ये हो जाएगा एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच इंटू एच एच कट क्यूब, माइनस इसके अंदर भी यही आएगा 64 पाई क्यूब पी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच कट स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, एम ई पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, कॉमन क्या आएगा, एम ई पावर 4 अपान 64 पाई क्यूब, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच कट क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा कॉमन। और हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 1 अपान एन स्क्वायर प्लस बचेगा 1 अपान पी स्क्वायर। ये सब के सब जो चीजें हैं ये कांस्टेंट है, इसलिए इसको कहा जाएगा आर इन्फिनिटी। रीअरेंज करें, 1 अपान पी स्क्वायर माइनस 1 अपान एन स्क्वायर। अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे तो ये आर इन्फिनिटी बराबर है रेबस कांस्टेंट के। इसका मकसद है कि बाल्मर्स फार्मूला ड्राइव हो चुका, ये बाल्मर का फार्मूला बोहर की थ्योरी से आ जाता है। तो बोहर्स थ्योरी मैथमेटिकली भी बाल्मर के फार्मूले को ड्राइव करके देती है कि ये बाल्मर का फार्मूला आप ड्राइव कर सकते हैं। और लास्ट में जो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि पी का मकसद क्या होता है, बेटा पी का मकसद होता है वो ऑर्बिट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गिरता है, एन का मकसद है वो ऑर्बिट जहां से गिरता है। बाल्मर सीरीज में पी का मकसद है जब हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में गिरेगा तो विजिबल लाइट इमिट होगी। लेमन के अंदर 1 का मकसद है हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर फॉल करेगी तो अल्ट्रावायलेट, और अगर हायर ऑर्बिट से थर्ड फोर में होगी तो इंफ्रारेड लाइट इमिट होगी। तो बोर के फार्मूले ने ही तो क्यूब कौन थी होगा 1 अपान पी स्क्वायर माइनस 1 अपान एन स्क्वायर ही थींदो, क्यूब कौन थींदो, बाल्मर जे फार्मूले में पी है, पी स्क्वायर है एन स्क्वायर है, क्यूब कौन थींदो, क्यूब वाला फैक्टर ही थींदा, ठीक है। तो देखिए बेटा, आप कह सकते हैं कि बोहर के फार्मूले ने न सिर्फ थेरेटिकली बोहर की थ्योरी ने हाइड्रोजन के एक्सप्लेन किया बल्कि मैथमेटिकली भी इसको एक्सप्लेन किया। कल डिस्कस करेंगे बेटा। अब मैं आपको फेडरल जो उनका है शॉर्ट सिलेबस का एक पेज भेजता हूँ, पूरा नहीं भेज रहा क्योंकि मैं पूरा भेजूंगा ना तो आप सब उसके पीछे लग जाओगे, इसलिए मैं सिर्फ इस चैप्टर की एक पिक्चर आपको भेज रहा हूँ।
जिसमें फेडरल वालों ने जो स्मार्ट सिलेबस दिया है उसके अंदर बोहर थ्योरी शामिल नहीं है, उनके अंदर लेजर और एक्सरे शामिल है, जबकि पीएमसी के अंदर बोहर की थ्योरी शामिल है। बोहर की थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी, अब आप एक्सरे और लेजर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पीएमसी जो नया सिलेबस देगा वो फेडरल के हिसाब से देगा, और फेडरल के अंदर बोहर की थ्योरी नहीं है, वहां पे एक्सरेज और लेजर है। इसलिए आप सबको लेजर और एक्सरे पढ़ना पड़ेगा, ताकि अगर इस चैप्टर के अंदर कोई चेंज, और अगर इस चैप्टर को वो पीएमसी रखती है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे चेंज आएगी बोहर की थ्योरी पे, या लेजर आएगा या एक्सरेज आएगा, इसलिए उनको पढ़ना जरूरी है। मैं आपको उसका पेज भेज देता हूँ एज अ प्रूफ, ताकि आपको पता लगे मैं आपको कोई इजाफी चीज नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, तो बेटा लेजर और एक्सरेज पढ़ेंगे, उसके बाद आपका इंटर सिर्फ 2-3 दिनों का है, क्योंकि उसके बाद जो 19 और 20 के थोड़े से चैप्टर जो है वो टॉपिक्स हैं जो पीएमसी के सिलेबस के अंदर मौजूद है। ठीक है, और 19 और 20 जो होता है उसका स्मार्ट सिलेबस भी तकरीबन उसी तरह से जिस तरह से फेडरल का है, तो उसमें किसी चेंज का कोई भी मुझे नहीं लगता कि वहां पे चेंज होगी। कल करेंगे बेटा।